दोस्तों ये वही पैटर्न है जिसकी वजह से 2025 में बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए। रिसेंटली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया, एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया। पहले यूपीएससी 2 स्टेटमेंट पर बेस्ड एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा करती थी, बट अब उसने इसमें एक और एडिशनल स्टेटमेंट ऐड कर दिया है, 3 स्टेटमेंट बेस्ड एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चन। 2025 में 7 से 8 सवाल इस पैटर्न के ऊपर थे और इसी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो इन क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाए, बहुत टाइम लग गया उनका इन क्वेश्चंस में और अल्टीमेटली वो अपने पेपर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं 4-5 मार्क्स से ही उनका सिलेक्शन छूट गया। नाउ हाउ टू टैकल सच क्वेश्चंस? देखिए, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको जो पहली स्टेटमेंट है उसका क्रक्स अंडरस्टैंड करना, और क्रक्स अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, स्टेटमेंट 1, अ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट मेकिंग इट मोर रिजिड देन एन अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। पहली स्टेटमेंट, इसका क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स है कोडिफाइड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन और उनके बीच में रिजिडिटी का डिफरेंस। अब मुझे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को जब एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, तो यहां पर मुझे इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो दोनों स्टेटमेंट रिजिडिटी को लेकर ही कुछ बात कर रही हैं या नहीं, क्या वो कोडिफिकेशन और नॉन कोडिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसी को लेकर बात कर रही है या नहीं। जैसे इंडिया और यूएसए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस कोडिफाइड है, वहीं जब आप यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो अनकोडिफाइड है और इसीलिए वो ज्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है। तो अगर इन स्टेटमेंट्स में कोडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी उसी को लेकर बात की गई है, देन यस, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट पहले वाली को एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेट्स सी क्या वही बात है। Countries like India and United States have codified constitution requiring complex amendment. Correct? पहली वाली के साथ लिंक है, एक्सप्लेनेशन है। थर्ड, United Kingdom's uncodified constitution allows its parliament to amend constitutional provisions through a simple majority. जब आप बात कर रहे हैं अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन की और सिंपल मेजॉरिटी की, तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो भी पहली वाली स्टेटमेंट से कनेक्टेड है। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले आप स्टेटमेंट 1 पर फोकस कीजिए और उसका क्रक्स क्या है, उसका सार क्या है, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। एक बार आप उसके क्रक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप आंसर जरूर फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। और देखिए, यूपीएससी का एग्जाम है, हम सब समझते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में हर क्वेश्चन में टेक्निक्स लग जाएं, ट्रिक्स लग जाएं, वो नहीं होगा। बट यस, अगर आपको 5 to 7 क्वेश्चंस भी ऐसे मिल गए जहां पर आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करके, इन ट्रिक्स को अप्लाई करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपके सिलेक्शन होने और ना होने के बीच का डिफरेंस वो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन हाँ, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लेना। आप इसको स्कैन करोगे तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओगे। मैं डेली बेसिस पर यूट्यूब पे लाइव क्लास कंडक्ट करता हूं और उन क्लासेस के थ्रू मेरा यही ऑब्जेक्टिव है, यही मोटिव है कि आप लोग अपना 2026 का प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक कर पाओ। तो यहां पर मेरे साथ जुड़ जाओ, हर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इन केस आप मेरे साथ बैचेस में जुड़ना चाहते हैं। देखिए भाई, पहली स्टेटमेंट क्या है? सेवेंथ शेड्यूल डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। 7th शेड्यूल में सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइड की गई। नाउ यहां पर एक आर्टिकल भी दिया गया। अब जरूरी नहीं है कि आप सबको आर्टिकल्स याद हो, मेजॉरिटी यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे ही होते हैं जिन्हें ऐसे ट्रिवियल आर्टिकल याद नहीं रहते। चलिए वही मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके लिए नंबर ऑफ चॉइसेस रिड्यूस हो जाए और फिर आप एक कैलकुलेटेड गेस वर्क कर पाए। जैसे ये क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक पॉलिटी में यह बात पता है कि जो पावर्स डिवाइड की गई हैं वो डिवीजन हुआ है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स का, क्योंकि हमारे यहां इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ कोर्ट। अगर आपको इतनी पॉलिटी की नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेकंड वाली स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बात की गई है इट डिवाइड्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स। न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं हुआ है, जुडिशियल पावर्स डिवाइड नहीं की गई है।
अगर आपको ये बात पता है, और ये पता होनी चाहिए क्योंकि ये तो बेसिक पॉलिटी में हम पढ़ते हैं जब हम डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो आप इसे हटा सकते हैं। अब जब आपने सेकंड वाली स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो इनकरेक्ट है, तो फिर क्या होगा, आपके लिए ये जो आंसर चॉइसेस हैं वो रिड्यूस हो गई। कैसे? मुझे ये पता लग गया कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सेकंड वाली तो गलत ही हो गई है, तो मैं इसे हटा देता हूं। अगेन बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, वो नहीं है, हटा दो। अब आपने क्या किया, आपने अपने लिए चॉइस को रिड्यूस कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक पॉलिटी से आपको इतनी नॉलेज है कि जुडिशियल पावर्स वो डिवाइड नहीं की जाती। अब देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये जो ट्रिक्स टेक्निक्स होती हैं ये तभी अप्लाई आप कर पाएंगे जब आपके पास बेसिक नॉलेज है। अगर किसी स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि जुडिशियल पावर्स डिवाइड नहीं होती हैं, तो फिर वो इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं लगा पाएगा। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक्स जो होती हैं, ये ट्रिक्स जो होती हैं, ये भी उन्हीं की हेल्प करती है जिनके बेसिक्स क्लियर होते हैं। तो पहले उस पर वर्क करो। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स 52 सब्जेक्ट्स on which both the center and states can legislate. Now again, जब हम बेसिक पॉलिटी पढ़ते हैं और हम 7 शेड्यूल को स्टडी करते हैं, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि 3 लिस्ट है। जो हमारी यूनियन लिस्ट है वहां पर 100 सब्जेक्ट हो गए, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। ये भी हमारी बेसिक पॉलिटी की नॉलेज है। अगर उतनी ही नॉलेज आपके पास है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इससे ऊपर वाली इनकरेक्ट है। अब आप यहां पर आएंगे जब, सो ओनली वन स्टेटमेंट 2 or 3 is correct and explain statement 1. Neither statement 2 nor statement 3 is correct. Again, मुझे पता है कि भाई एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपने एलिमिनेशन मेथड यहां पर अप्लाई कर लिया। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड पूरी तरीके से खत्म हो गया, देखिए यूपीएससी अपने आप को इवॉल्व करेगी और आपको भी उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व करना है। अगर यूपीएससी ने आपके लिए एलिमिनेशन टेक्निक लगाना मुश्किल बना दिया है, तो आप एक नया मेथड इजाद कीजिए और उसके थ्रू वो एलिमिनेशन टेक्निक लगाने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने यहां पर आपको समझाया। तो ये 3 स्टेटमेंट बेस्ड एक्सप्लेनेशन टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ये डिफिकल्ट हैं, बट द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू टैकल देम, और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करने के लिए। और मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं यूट्यूब पर डेली बेसिस पर, दोपहर 12 बजे की क्लास में। क्यूआर कोड को स्कैन कर लोगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास से पहले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लास के बाद जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ बैचेस में जुड़ना चाहते हो, मैंने नंबर दे ही दिया है, यहां पर आप कॉल कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर सकते हो हमारी, यूपीएससी टॉपर्स हब। गूगल पर जाओ, वेबसाइट का नाम टाइप कर दो, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पर आप लॉग इन करो, यहां पर सारे बैचेस आपको लाइन से मिल जाएंगे। जिस भी बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्टली आप उस बैच पर जा सकते हैं। कोई डाउट है, नंबर है, उस पर कॉल कर लीजिए। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा जिससे 2026 का अटेम्प्ट आप अच्छे से दे पाए। जय हिंद।